वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें अपन बात करने वाले हैं जीके जीएस के टोटली पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेट पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्लास के साथ रेगुलर बने रहना है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर से देखना है। एक क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था HW के लिए, पहले उस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन मैंने बताया था कि नभः स्पर्शम दीप्तम पुस्तक के लेखक कौन है। सॉरी, नभः दीप्तम स्पर्शम जो वाक्य है वो किन का है, बताइए, तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको कल बताया था कि नभः स्पर्शम दीप्तम जो है वो किसका आदर्श वाक्य है। तो ये भारतीय वायुसेना का क्या है, आदर्श वाक्य है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाने के इसके चांसेस रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है PYQ क्वेश्चन, नोट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ खाद्य सामग्रियों में विद्यमान होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है पीड़कनाशी अवशिष्ट। तो पीड़कनाशी के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये क्या होता है, खाने योग्य चीज़ नहीं होती है। सीसा जो होता है, लेड, ये भी खाने योग्य चीज़ नहीं होती है। मेटेनिलो येलो, ये भी खाने योग्य चीज़ नहीं होती है। और मरकरी जो पारा होता है, ये भी खाने योग्य चीज़ नहीं होती है। पारा जो होता है वो द्रव्य अवस्था में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे आपको ऑप्शन ए दे रखा है कि इनमें केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दे रखा है कि 1 और 2 सही है, यानी ए और बी सही है, सी दे रखा है तीनों सही है, और डी दे रखा है कि चारों सही है। तो निम्नलिखित में से खाने योग्य सामग्री कौन सी नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्वास्थ्य के लिए चारों क्या होती है, हानिकारक होती है। पीड़कनाशी भी हानिकारक होता है, सीसा भी हानिकारक होता है, मेटोनोली भी हानिकारक होता है, मर्क्यूरी भी हानिकारक होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। सबसे पहले एक वर्ड को आपको नोट करना, जो विसु है, ये आपको लिखा हुआ है विसु है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले इसको आपको नोट करना है। थोड़ा एग्जाम में भी आपको दिया हुआ होता है, लेकिन एग्जाम में भी थोड़ा इसको ऐसे ही लिखा जाता है विसु है, तो इसे नोट करना है। वसंत विषु 21 मार्च को होता है। उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है। शरद विषुवत 23 सितंबर को होता है। और दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा जो स्टेटमेंट होगा वो राइट आंसर होगा। तो विषुव के बारे में बात करते हैं। जो विषुव होता है वो आपके एक तो बनाया जाता है 21 मार्च को, और एक बनाया जाता है 23 सितंबर को। लेकिन जो अयनांत होता है वो आपके 22 दिसंबर और 21 जून को नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर आपके 2 हो जाएंगे, ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वसंत विषुव आपके 21 मार्च को, और आपके क्या मनाया जाता है 23 सितंबर को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं हैं, यानी किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं हैं जहां पर वनाच्छादित पर्वत और भारत के जो उर्वर मैदान मध्यम रूप से मरुस्थल पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, यानी ये जो लाक्षणिक विशेषता है वो किस क्षेत्र की है। अरब सागर के साथ साथ दक्षिणी पश्चिम सीमा की है, कोरोमंडल तट की है, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र की है, या फिर उत्तर पश्चिमी भारत की है। तो कमेंट बॉक्स में इसका तुरंत आंसर टाइप कर दीजिए कि जो ये विशेषता है किस क्षेत्र की है। जो ये विशेषता है वो आपके उत्तर पश्चिमी भारत की है। किसकी है, उत्तर पश्चिमी भारत की ये क्या हो जाती है, विशेषता हो जाती है। राइट आंसर इज टू डी ऑप्शन। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो पिछली जो क्लास थी आपकी कल वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट 2 PYQ क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो उन क्लास को सभी बच्चों को देखना है, क्योंकि उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके NDA की एग्ज़ाम को क्लियर कराने में काफ़ी आपकी मदद करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री जन धन योजना की विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, HW क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढते हो तो इस क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चन नए तैयार हो जाते हैं। तो आपको ज़रूर से इस क्वेश्चन को ढूंढना है
ऑप्शंस को देख लेते हैं। निर्धनों के लिए वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, खाता धारकों के लिए दुर्घटना बीमा का प्रावधान, या फिर शून्य शेष के साथ बैंकों को खाता अनुमति देना। तो यहाँ से चारों ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपको होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस तैयार होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिए, थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरित टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? धरियन, डाउर, धाया या फिर धोरोस। तो सबसे पहले जो धरियन होता है इसे एक और वर्ड में लिखा जाता है धरियन, इसे भी लिखा जा सकता है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो थार क्षेत्र में जो बालू के स्थानांतरित टीलों को किस नाम से जाना जाता है? धरियन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इस टू क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपके डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन जो दे रखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको बताना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको देखना है। तो इस क्वेश्चन को देखे, ऑप्शन ए आपको दे रखा है हेललारो, बी दे रखा है बधाई हो, और सी आपको दे रखा था बुलबुल केन सिंह। यहाँ पे थोड़ा सा जो वर्ड दे रखा है वो आपका सी ऑप्शन मान लो आप, बुलबुल क्या लिख लो? बुलबुल केन सिंह, ये आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है उरी। अब आपको बताने कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको घोषित किया गया था? तो वो आपके घोषित किया गया था हेल्लारो को फिल्म घोषित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ। फतेहपुर सीकरी के बारे में जो भी आपको आता है कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में भी नहीं बताना है तो आपको तुरंत नोट करना है कि फतेहपुर सीकरी के बारे में जो भी डिटेल होती है उन डिटेल्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, बादशाह नामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल, शाहजहाँ या फिर सदुल्लाह खान। तो बादशाह नामा का जो लेखक है निम्नलिखित में से वो कौन है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो बादशाह नामक के जो लेखक है वो कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुमान के अनुसार भारत में टोटल कितने बाघ है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है आता है नहीं, अपन इसके बारे में लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थारू जनजाति होती है वो मध्य प्रदेश से, इरूला जनजाति केरल से, आधी जनजाति अरुणाचल प्रदेश से, या फिर सहरिया जनजाति राजस्थान से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है? इजी क्वेश्चन है। क्या है? थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको HW के रूप में लिखना है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी जनजातियाँ दे रखी होगी। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो भी क्वेश्चन को ढूंढना है, क्योंकि ये तो क्या दे रखी है? 4 जनजाति दे रखी है। लेकिन जो एग्ज़ाम होगा उसमें कोई सी भी आपको जनजाति के बारे में पूछ सकता है। जैसे पंद्रिया जनजाति कौन सी जनजाति, किस राज्य की जनजाति है, ऐसे आपकी अलग अलग जनजातियाँ होती है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सभी जनजातियों के बारे में आपको डिटेल से देखना है। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है। अपन कल की क्लास में एक टॉपिक ले लेंगे, थारू जनजाति, इरूला जनजाति, सभी जनजाति और उनके राज्य से संबंधित अपन सभी के बारे में बात करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? भावनगर, मैसूर, जूनागढ़ या फिर काठियावाड़। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले कब हुआ था? इसके अध्यक्ष संस्थापक कौन थे? और इनमें जो कौन सी एक रियासत थी जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? तो वो आपकी जो रियासत थी उसका नाम था जूनागढ़ रियासत। कौन सी रियासत थी? जूनागढ़ रियासत थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक साइंस के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ। आपके एक होते पंच संयोजी तत्व और एक होते त्रिसंयोजी तत्व, सभी इनके बारे में जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की क्या फ्रिक्वेंसी चेंज होती है या फिर नहीं चेंज होती है, बताना है। जो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश अपवर्तन में जो प्रकाश की फ्रिक्वेंसी होती है, प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, उसका मान चेंज होता है या नहीं होता है।
तो इसका मान नो चेंज रहता है। क्या रहता है? नो चेंज रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 फरवरी 1928 में किसने बारडोली सत्याग्रह का आरंभ किया था? बारडोली सत्याग्रह को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, या फिर कल्याण जी महिला जी ने? तो 4 फरवरी 1928 में बारडोली सत्याग्रह को आरंभ करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका दे रखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको लगा लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम के नाम से या फिर स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जरीन कलम के नाम से किसे जाना जाता है? जरीन कलम और स्वर्ण कलम ये दोनों नाम क्या है? सेम से है। तो इस नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस पे चलते हैं। अबुल फजल को, तानसेन को, मोहम्मद हुसैन को, या फिर मोहम्मद कासिम को? तो जरीन कलम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद हुसैन जी को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारत में स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है? दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, या फिर मुंबई से दिल्ली? सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज में आपके कौन कौन से जो आपके शहर आते हैं? दिल्ली आता है, कोलकाता आता है, चेन्नई और आता है, और आपके मुंबई आते हैं। ये 4 शहर किस में आते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में आते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इनमें से कौन सा खंड है जो दूरी में क्या है? सबसे लंबा है। तो वो आपका खंड कौन सा है? कोलकाता चेन्नई। कौन सा है? कोलकाता से चेन्नई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है वो भी आपको टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखकों में से एक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऐसे आपके क्वेश्चन पूछा गया था। कम्युनिटी में भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया है। भगत सिंह जी थे, जवाहरलाल नेहरू, सूर्यसेन, या फिर यशपाल? एक तो इनमें थे जिनका मुझे थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है। एक तो थे चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद जी और आपके यशपाल जी। इन दोनों ने इन पुस्तक को लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यशपाल जी तो जे थे वो क्या थे? इस पुस्तक के लेखक थे। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह है, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है? तो प्रवाल भित्ति क्षेत्र में काफ़ी सारे क्या आते हैं? आपके खाड़ी समूह ऐसे आते हैं। तो कच्छ की खाड़ी भी क्या आता है? प्रवाल भित्ति क्षेत्र में आता है। मन्नार की खाड़ी भी प्रवाल भित्ति क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप समूह भी इसमें आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इसमें आता है। राइट आंसर आपके चारों ऑप्शन हो जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एग्जाम में पूछे जाने के इसके चांसेस हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के ऊपर से यानी उस पार से नहीं निकलती है? सिंधु, सतलज, गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। अब मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि ये क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। सतलज जो होती है वो 4600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर निकलती है। 600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर निकलती है। इससे अधिक ऊंचाई पर कोई सी भी आपकी नदी नहीं निकलती है। 4600 मीटर से अधिक ऊंचाई पे आपकी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों नदियां नहीं निकलती है, केवल और केवल सतलज नदी निकलती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मानव नेत्र में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार्य होता है? शलाका, शंकु जिसे कौन बोला जाता है, खात, या फिर अंध बिंदु? तो इनमें वर्ण दर्शन जो होता है वो किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार्य होता है? तो शंकु का क्या होता है? प्रकार्य होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सूरजमुखी या गेंदा पादप का कौन सा भाग रंगीन होता है? पुष्प, पुष्पक्रम, फल, या फिर बीज? तो इनमें से कौन सा जो भाग होता है वो रंगीन होता है? तो रंगीन भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज की क्लास का।
गन्ना, यहाँ पे आपका लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, गन्ना भारत के मुख्य नकदी फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है। जो गन्ना होता है वो भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक फसल है। किसे प्राप्त करने के लिए गन्ने को उगाया जाता है। स्टार्च की मात्रा प्राप्त करने के लिए, ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए, फ्रक्टोज को प्राप्त करने के लिए, या फिर सुक्रोज को प्राप्त करने के लिए। तो गन्ने से हमेशा किसको प्राप्त किया जाता है, सुक्रोज को प्राप्त किया जाता है। और मैंने आपसे पूछा था पंचसंयोजी तत्व आपके कौन कौन से होते हैं, नाना पापो आंसू सब बीमार, यहाँ से आपकी ट्रिक हो जाएगी। त्रिसंयोजी में आपके होते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, BAGI होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर लेता हूँ जो मुझे अभी याद आया है। आपने देखा होगा कि जो रेंज होती है, रेंज का फॉर्मूला होता है U² sin 2θ अपॉन में क्या होता है, G होता है। sin 2θ आपको दे रखा कांस्टेंट, यदि इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, पृथ्वी पर रेंज यदि आपको दे रखी है R और गुरुत्वीय त्वरण G की वैल्यू G दे रखी है, तो चंद्रमा पे यदि आपको R दे रखा है R' रेंज और G की वैल्यू आपको जानते हो कि चंद्रमा पे G की वैल्यू कितनी होती है, G/6। तो बताना है कि जो रेंज होगी वो कितनी बढ़ जाएगी, रेंज का मान कितना होगा चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में। तो जो R समानुपाती होगा वो 1/G के समानुपाती होगा रेंज। तो यहाँ से जो R होगा वो समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/G के। तो यहाँ से यदि अपन चंद्रमा पे निकालना चाहते हैं रेंज, तो 1/G/6 हो जाएगा। तो मून यानी चंद्रमा पे जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 6 ऊपर चला जाएगा। तो 6 गुना क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है, कहाँ पे, चंद्रमा पे हो जाती है। ऐसे ही आपके टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। T = 2π√L/G होता है। यहाँ से टाइम पीरियड चंद्रमा पे कितना गुना हो जाता है, तो G/6 होता है। तो ये भी कितना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। तो ये भी क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी HW के लिए क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर आपको बताना है। क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है। जिन क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं आया है क्वेश्चंस को आपको टाइप करके बता देना है। तो अपन उसके बारे में अगली क्लास में बात कर लेंगे। तो क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए। चैनल को अधिक से अधिक बच्चे सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।